जब देश ने आजादी हासिल की, ये तब की तस्वीरें हैं। फिजाओं में नई उम्मीदें थीं, नया जोश, आगे जाने की इच्छा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी थीं। यहाँ से सफर कैसा होगा, कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा, कैसे चलेगी हमारी सरकार और कैसे चलेगा हमारा देश, तमाम सवाल थे। भारत ने लोकतंत्र को चुना। लोकतंत्र की नीति और रीति का जब जिक्र होता है तो भारत उसके आदर्श के रूप में सामने खड़ा होता है। हमारे लोकतंत्र ने सही मायनों में इसकी परिभाषा को जिया है। लोकतंत्र हिस्सा है हमारे जीवन का। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की बात होती है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जिक्र बड़े अदब के साथ किया जाता है। संसद हमारे देश के जन जन की भावना का प्रतीक है। इस भावना को सब समझते हैं। इस भावना को हमने सहेजा है, संभाला है। पीढ़ियां आई, पीढ़ियां गई, लेकिन हमारा लोकतंत्र वक्त के साथ अटल खड़ा रहा। कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं। कैसा रहा भारत के लोकतंत्र का सफर? साल 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी अपने अपने तरीकों से मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। कौन कितना सफल रहा और जनता ने किसको चुना, ये तो 4 जून को नतीजे आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको अतीत में लेकर चलते हैं, जहां हमने गठबंधन की राजनीति को देखा, उसे चुना। आजादी के बाद जब देश में पहली अंतरिम सरकार बनी तो जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू और पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान के बीच हुए समझौते को लेकर नाराज थे। उन्होंने 19 अप्रैल 1950 में इस समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करार देते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय उद्योग मंत्री पद के इस्तीफे के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुरु गोलवलकर से मिले। गुरु गोलवलकर उस समय आरएसएस के सरसंघचालक थे। उनके साथ मिलकर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के गठन की रणनीति बनाई। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराम माधोक और दीनदयाल उपाध्याय, इन तीनों ने एक साथ मिलकर 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी तो बना ली, लेकिन ये पार्टी अपने पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। दरअसल 1952 में हुए आम चुनाव में जनसंघ सिर्फ 3 सीटें जीत पाई, जिसमें एक सीट खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संसद में अक्सर ही नेहरू की कश्मीर नीतियों का विरोध करते थे। उन्होंने कांग्रेस के विरोध में छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की पहल की और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में लोकसभा के 32 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल थे। हालांकि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट को विपक्षी पार्टी की मान्यता नहीं मिली। इस गठबंधन में ओडिशा के गणतंत्र परिषद, पंजाब का अकाली दल, हिंदू महासभा और निर्दलीय सांसदों सहित छोटी छोटी पार्टियों के सांसद थे। इस फ्रंट के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुने गए। फ्रंट का मकसद तत्कालीन नेहरू सरकार की कश्मीर नीतियों का विरोध करना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध किया। 11 मई 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को हिरासत में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हो गई। ये आजाद भारत की राजनीति में पहला गठबंधन था। देश में लंबे वक्त तक पूरे देश में एक ही दल की सरकारें बनती रहीं। ये सरकारें थी कांग्रेस तथा कई राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज था। उसके बाद कांग्रेस की कमान जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी के हाथ आ गई। लेकिन उनके कार्यकाल में ही कांग्रेस के पतन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और अंत में उनके समय में ही पार्टी टूट गई। कांग्रेस पार्टी के विघटन से एक पार्टी की प्रधानता वाली प्रणाली खत्म हो गई। चौथे आम चुनाव में कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं के सामने गई। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए। यही वो समय रहा जब गठबंधन की परिकल्पना भारतीय राजनीति में प्रकट हुई। गठबंधन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब दो
या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा दल किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं। गठबंधन सरकार की संकल्पना विश्व स्तर पर व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है। ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इजराइल और जापान सहित कई देशों में गठबंधन सरकारों का दौर रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कैबिनेट सरकार वाले संसदीय लोकतंत्र का ब्रिटिश मॉडल सोच समझकर अपनाया था, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी के विचार के कारण वो भारत के लिए सबसे अनुकूल था। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में गठबंधन बहुदलीय व्यवस्था की अनिवार्य शर्तों का सीधा परिणाम है। ये बहुदलीय सरकार में अल्पमत वाली कई पार्टियां सरकार चलाने के लिए हाथ मिला लेती हैं, जो एक दलीय व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र में संभव नहीं हो पाता। गठबंधन की सरकार तब बनती है जब सदन में कई राजनीतिक पार्टियां अपने तमाम मतभेदों को दूर रखकर साझा मंच पर हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती हैं और सदन में बहुमत जुटा लेती हैं। असहमति के बावजूद इसमें हैरत अंगेज तालमेल होता है। गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द कोलिशन लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ चलना या बढ़ना होता है। इस व्याख्या के मुताबिक कोलिशन का अर्थ किसी एक निकाय या गठबंधन में बंधना या एकजुट होना होता है। बात अगर भारत में गठबंधन के इतिहास की करें तो केंद्र में 1977 तो राज्य में 1967 में पहली गठबंधन सरकार बनी। भारत में यदि गठबंधन सरकार के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, जिसमें कुल 13 दल शामिल थे। ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। वहीं अगर राज्य में गठबंधन की बात करें तो आजादी के 20 वर्ष बाद 15 मार्च 1967 में पश्चिम बंगाल में पहली संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। केंद्र में गठबंधन सरकार के इतिहास को देखें तो इसकी शुरुआत 1977 में जनता पार्टी की सरकार से हुई। दरअसल देश में इमरजेंसी खत्म होने के बाद साल 1977 में पहली बार आम चुनाव हुए। उस वक्त इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। चुनाव से पहले 13 दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन किया। हालांकि इस गठबंधन में 2 साल में ही दरार पड़ने लगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिसे देखते हुए मोरारजी देसाई ने साल 1979 में पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने भी, हालांकि वो भी इस पद पर 6 महीने भी नहीं रह सके। साल 1980 में जनता पार्टी की सरकार भी गिर गई और इसी साल लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव से पहले जनता पार्टी ने जगजीवन राम को पीएम उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस चुनाव में जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें ही मिल पाई। इसके बाद 1979 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की, लेकिन प्रधानमंत्री पद संभालने के 11 महीनों के बाद उनकी सरकार भी गिर गई। बीजेपी ने इस गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद 10 नवंबर 1990 में कांग्रेस ने इस गठबंधन को समर्थन दिया और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर भी 21 जून 1991 तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार बनी और उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद साल 1996 में यूनाइटेड फ्रंट बना। साल 1996 में लोकसभा चुनाव हुए। परिणाम आया तो किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने बहुमत न होने के कारण 13 दिन में ही इस्तीफा दे दिया। उन्नीस के आम चुनाव में जनता दल को 46 सीटें मिली थीं, जिसके बाद कई पार्टियां एक साथ मिली और यूनाइटेड फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला, जिसके बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस ने 10 महीने बाद ही अपना समर्थन वापस ले लिया और देवगौड़ा की सरकार गिर गई, जिसके बाद जनता दल के नेता इंद्र कुमार गुजराल कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी 1 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उनकी सरकार भी गिर गई। साल 1998 में हुए आम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए बनाया गया। गठबंधन की शुरुआत में इसमें 13 पार्टियां शामिल रहीं।
साल 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 258 सीटों पर जीत दर्ज की और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि ये सरकार भी 5 सालों का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम पद संभालने के 13 महीने बाद ही जयललिता की अन्ना द्रमुक ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद देश में वो दौर आया जब किसी गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। जी हां, 1999 में आम चुनाव हुए जिसमें एनडीए के साथ 24 पार्टियां शामिल हुई। इस बार फिर एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ये भारत की पहली गठबंधन सरकार थी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद बात 2004 में हुए लोकसभा चुनाव की। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बना यूपीए गठबंधन था जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही थी। 2004 के आम चुनाव में यूपीए ने 222 सीटें अपने नाम की। उस वक्त समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ने यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। हालांकि साल 2008 में लेफ्ट पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने ही इस सरकार को गिरने से बचाया था। इसके बाद साल 2009 में एनडीए बना यूपीए का चुनाव हुआ और 2 गठबंधन पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आईं। उस वक्त तक देश की लगभग सभी पार्टियां 2 खेमों यूपीए और एनडीए में बंट चुकी थी। उस चुनाव में भी यूपीए की जीत हुई। यूपीए की दोनों सरकारों में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। पिछले कुछ आम चुनाव के परिणामों को देखें तो पाएंगे कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की सरकारें इस कदर हावी हो चुकी हैं कि उसके बिना सरकार नहीं बनती। यूपीए की सरकार के बाद साल 2014 में एक बार फिर एनडीए और यूपीए के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि इस बार अकेले बीजेपी को 282 सीटें मिली। ये बहुमत के आंकड़े यानी 272 से ज्यादा था। इसके अलावा साल 2019 में हुए आम चुनाव में भी एनडीए को लगभग 2/3 बहुमत मिला। सिर्फ बीजेपी को ही 543 में से 303 सीटें मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1977 से लेकर 2018 तक 138 राज्य सरकारों का गठन हो चुका है। इनमें से 40 सरकारें गठबंधन की थी जिनका औसत कार्यकाल 26 महीने से भी कम रहा। यही हाल केंद्र की सरकारों का भी रहा। यहाँ पर भी 1989 के बाद से लगातार गठबंधन की सरकारें रहीं। वर्ष 1996 में तो बीजेपी नेत एनडीए की सरकार केवल 13 दिन तक ही चल पाई। गठबंधन की इस राजनीति ने देश को कई चकित करने वाले फैसलों का साक्षी बनाया। अब जब देश 2024 के आम चुनाव के बीच है, ऐसे में फिर से 2 गठबंधन आमने सामने हैं। एक तरफ 10 सालों से सत्ता पर काबिज गठबंधन एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। अब देखना होगा कि इस बार जनता किस गठबंधन को सत्ता के शिखर पर पहुंचाती है।